आज अपने नया चैप्टर चालू चालू कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज़ कैपिटल गेन। ठीक है, सैलरी आई होप सबका कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आज मुझे फ़ोन करके क्लियर आउट कर लो। इसके बाद मैं आज के बाद और कोई सैलरी का क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूँगा। मैंने आपको सारा आंसर सब कुछ सैलरी का प्रोविज़न में आपको PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सअप ग्रुप में दे चुका। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ कैपिटल गेन। तुम बोलेगा भैया ये कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन भी आप जानते हो, आउट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम अपने पढ़े ना, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उसी 5 हेड में से एक हेड है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं आता, बट ये बहुत स्कोरिंग है और ईजी टू स्कोर आउट। कैपिटल गेन चैप्टर का मेन लॉजिक क्या होता है, ये चैप्टर बोलता है ऐसा है कि इसका अपने लोग का पूरा फॉर्मेट में पूरा आंसर्स एंड बनाया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा पुराना है, इसलिए मैं ग्रुप में नहीं भेज रहा हूँ। अभी अपने लोग का जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है 1920 में काफ़ी चेंजेस है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा जो अभी मैं क्लास में आपको बता रहा हूँ उसी चीज़ पे। तुम बोलेगा भैया क्या होता है कैपिटल गेन, तो बेटा कैपिटल गेन का मतलब हो गया कि आपके पास एक कैपिटल एसेट है। थोड़ा ध्यान देना, आपके पास क्या है, कैपिटल एसेट। आपने उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया। क्या किया आपने उस कैपिटल एसेट को, ट्रांसफ़र करने से आपको या तो प्रॉफिट हुआ है यानी फ़ायदा हुआ है, तो आपको जो फ़ायदा हुआ है उस पर यू नीड टू पे टैक्स एंड वो जिस हेड में आपको शो करना है दैट हेड इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। आई रिपीट, एसएससी इज़ हैविंग अ कैपिटल एसेट विच ही हैज़ ट्रांसफर्ड एंड आउट ऑफ दैट ट्रांसफ़र एसएससी इज़ हैविंग प्रॉफिट और गेन। आपके पास एक कैपिटल एसेट है, आपने उसको ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र मतलब बेचा है या कुछ भी किया बताऊंगा मैं अभी आपको, और उससे आपको प्रॉफिट और गेन आया है। तो जिस साल आपको मिला है फ़ायदा उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर में, और वो कौन से हेड में टैक्सेबल है, कैपिटल गेन। बहुत सिंपल सा चीज़ अगर समझो, तुम्हारे पास कुछ गोल्ड है, ज्वेलरीज़ है, आपने बेचा आपको फ़ायदा हुआ, आपके पास कुछ शेयर्स है, आपने बेचा आपको फ़ायदा हुआ, तो दैट ऑल आर टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। अब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया ट्रांसफ़र का मतलब एग्जैक्टली होता क्या। ट्रांसफ़र का मतलब होता है चेंज ऑफ ओनरशिप। अगर ट्रांसफ़र देखो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बेचना। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा ज़मीन है, गवर्नमेंट ने तुमसे ले लिया, लेने के बाद तुमको उसके बदले में कुछ पेमेंट कर दिया ऐसा कंपेंसेशन, तो क्या वो ट्रांसफ़र माना जाएगा? आंसर है यस। मैंने क्या बोला, चेंज ऑफ ओनरशिप। ज़रूरी नहीं है बेचना, अगर ओनरशिप चेंज हुआ है दैट मीन्स अ ट्रांसफ़र, और उस ट्रांसफ़र से आपको फ़ायदा हुआ है तो आपको कैपिटल गेन में टैक्स देना होगा। तो तुम बोलेगा भैया ओनरशिप चेंज होना मतलब ट्रांसफ़र, तो आंसर है यस। लेकिन बेटा इस केस में अपने गिफ्ट और इनहेरिटेंस को इंक्लूड नहीं करते हैं। तुम बोलेगा मतलब, गिफ्ट और इनहेरिटेंस का मतलब हो गया, मान लो कि आपने किसी के शादी में किसी को गिफ्ट कर दिया, कोई भी चीज़, सोने का कुछ भी गिफ्ट कर दिया, तो क्या वो एक तरीके से बेचना हो गया? तो आंसर है नहीं। तो गिफ्ट और इनहेरिटेंस में ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिख लेना। तो ध्यान रखना, ओनरशिप चेंज होना इस ट्रांसफ़र, लेकिन उसमें गिफ्ट और इनहेरिटेंस नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं अपने लोग कि कैपिटल एसेट क्या होता है। बेटा कैपिटल एसेट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी। आपके एसएससी के पास कोई भी प्रॉपर्टी अगर है, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी, अगर एसएससी के पास कोई भी तरह का प्रॉपर्टी है तो आप समझ जाइए वो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में आ जाएगा, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी। तुम बोलेगा भैया कुछ भी जो एसएससी के पास है, कोई भी तरह का प्रॉपर्टी, वो कैपिटल एसेट है? आंसर है यस। तो तुम बोलेगा हर केस में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तुम बोलेगा क्या, इसमें मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बता रहा हूँ। अब तुम बोलेगा व्हाट इज़ दिस एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब हुआ कि जो मैं नीचे बता रहा हूँ ये कैपिटल एसेट नहीं है, जो मैं नीचे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम बोलेगा क्या क्या चीज़ नहीं है बता दीजिए। तो मैं आपको 3 चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। दिस एक्सप्लेनेशन इज़ कम्प्लीटली योर बीकॉम ओरिएंटेड, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या चीज़ नहीं है, सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड क्या चीज़ का, बिज़नेस का। तुम जैसे बोलेगा मतलब एक दुकानदार है, वो तो सामान खरीदेगा बेचते जाएगा, खरीदेगा बेचते जाएगा, तो उसके ऊपर जो हर बार वो बेच रहा है तो उसके ऊपर क्या उसको कैपिटल गेन देना होगा? आंसर है नहीं, वो पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दुकानदार है, दुकानदार के पास मान लो कोई भी दुकानदार है, उसने कोई सामान मतलब जैसे टीवी वाला
या आप टीवी का शोरूम में चला गया, उसका तो काम ही है टीवी खरीदना बेचना, फ्रीज खरीदना बेचना, तो क्या वो उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा? आंसर है नहीं, बिकॉज वो स्टॉक है। तो स्टॉक को बेचने से जो प्रॉफिट होता है दैट इज़ टैक्सेबल अंडर पीजीपीपी, वो नहीं आता है। तुम बोलेगा भैया और क्या नहीं आएगा? तो बेटा कोई भी पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या होता है? तो बेटा इस पे अपने थोड़ा अच्छा से डिस्कशन कर लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट का मतलब हुआ तुम्हारे पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो मूवेबल नेचर का है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, जैसे गाड़ी, फर्नीचर, ये सब आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, दिस आर मूवेबल, और ये आपका पर्सनल यूज़ में आता है, तो वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। मान लो मैंने अपना मोबाइल बेचा, आप लोग करते हो ना, मोबाइल बेच के नया मोबाइल ले लेते हो, तो क्या उस पर कैपिटल गेन आएगा? आंसर है नहीं, बिकॉज वो आपका पर्सनल यूज़ का है, मूवेबल है, नहीं आएगा। तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट का मतलब हुआ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़, वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम्पल लिखना है तो आप लिख लीजिए। एग्ज़ाम्पल में कार हो गया, फर्नीचर हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, दिस ऑल आर इंक्लूडेड। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है, क्या कि पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट के लिए जो मैंने आपको अभी बताया, इसमें ज्वेलरी अगर आपका है, ज्वेलरी देखो मूवेबल भी है, पर्सनल भी है यूज़ के लिए, तो ज्वेलरी अगर आप बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन आ जाएगा। मतलब पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट में भी एक एक्सेप्शन है, क्या है? ज्वेलरी। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूरा फोकस करना है कि इफ़ ज्वेलरी होता है, ड्राइंग होता है, स्कल्पचर्स होता है, तो बेटा उतना सारा अपने को बीकॉम में नहीं करना, आपको मेन चीज़ खाली याद रखना है, इफ़ ज्वेलरी इज़ बॉट एंड सोल्ड, ठीक है, खाली सोल्ड लिखने से भी हो जाता है, मैं बॉट एंड सोल्ड दोनों लिख दिया। इफ़ ज्वेलरी बॉट एंड सोल्ड एंड आउट ऑफ दैट प्रॉफिट ऑब्लिक गेन अराइजेस, देन टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। मतलब आपको याद रखना है कि भैया ने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ मेरा पर्सनल यूज़ का है और मूवेबल है तो वो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन ज्वेलरी आएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। अब तुम बोलेगा भैया और, तो और में बेटा जैसे अपने एक लिए स्टॉक, पर्सनल मूवेबल इफ़ेक्ट, और एक आइटम आप और याद रखिएगा, वो है एग्रो लैंड इन रूरल एरिया। अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है और वो रूरल एरिया में है तो आप ध्यान रखिएगा वो भी कैपिटल गेन का, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में नहीं आएगा। तुम बोलेगा नहीं आएगा, इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है तो आप इसको बेचोगे तो इस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, इस पर टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रिमेंबर दिस। जो नीचे एग्जेम्पशंस है, मतलब इन सब को अगर आप बेचते हो तो इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट और गेन आएगा वो टैक्सेबल नहीं है अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होने के लिए कैपिटल एसेट कौन होना जरूरी है? कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो एसएससी का है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, क्या कि ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। क्या क्या? स्टॉक, पर्सनल मूवेबल और एग्रो लैंड। स्टॉक बता दिया, अगर आप बेचोगे तो पीजीबीपी में चला जाता है, कैपिटल गेन में नहीं आता है। वैसे ही अगर आपके पास कोई भी पर्सनल चीज़ है जिसको आप पर्सनल यूज़ पे लेते हो, वो मूवेबल है, उसको आप बेचते हो तो वो भी कैपिटल गेन में नहीं आएगा। उसमें ज्वेलरी अगर आप बेचते हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल एरिया में है उसको आप बेचते हो तो नहीं आएगा। थोड़ा सा एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया के बारे में और डिस्कशन करना चाहते हैं। तुम बोलेगा भैया क्या? बेटा एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया नहीं आएगा तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एग्रो लैंड अर्बन एरिया में है तो वो आएगा। तो तुम बोलेगा, तो मेरा आंसर होगा यस आएगा। अब तुम बोलेगा भैया एग्रो लैंड इन अर्बन एरिया, व्हाट डू मीन बाय दिस? अर्बन एरिया में एग्रो लैंड, तो बेटा थोड़ा सा अजीब सा है, तो इसका एक डेफिनेशन देखो। एनी सच लैंड situated within the jurisdiction of municipality or cantonment board having population
मोर देन 10,000। अब तुम बोलेगा मतलब क्या, ये एक्चुअली जस्ट आपके समझने के लिए है कि रूरल एरिया वाला नहीं आता, अर्बन एरिया वाला आता है। अर्बन एरिया का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि वो ऐसा कोई लैंड जो म्यूनिसिपैलिटी का उस एरिया या कैंटोनमेंट बोर्ड का उस एरिया पे सिचुएटेड है जहाँ का पॉपुलेशन 10,000 के ज़्यादा, तो उसको अपने अर्बन एरिया का डेफिनेशन में ले आते हैं और उसको अगर आप बेचोगे तो वो उस पर कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन रूरल एरिया पे बेचोगे तो नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर रूरल एरिया में एग्रो लैंड है उसको बेचते हो तो उस पर कैपिटल गेन नहीं आता है, लेकिन अगर अर्बन एरिया में तो आ जाएगा। अर्बन एरिया का डेफिनेशन हो गया कि एग्रीकल्चर लैंड ऐसा कोई एरिया में जहाँ का पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है। ये आपको पूरा याद करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक 8 किलोमीटर वाला डेफिनेशन और है लेकिन बीकॉम में नहीं चाहिए अपने को। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 3 एक और होता है, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसका भी बीकॉम में कम ही आता है। तुम बोलेगा क्या है, एनी डिपॉजिट सर्टिफिकेट issued under gold monetization स्कीम। तुम बोलेगा मतलब जहाँ नहीं होता है गोल्ड को आप रख के कुछ पैसा ले लिया, कुछ सर्टिफिकेट ले लिया, फिर वो सर्टिफिकेट आप किसी को बेच दिया, नॉल वो सब चीज़, जैसे गोल्ड बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, आपने जो बॉन्ड्स खरीदा गोल्ड्स का, ठीक है, उसको बोला जाता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, तो वो सब आप बेचना खरीदना करोगे तो उस पर भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। जैसे गोल्ड, अगर एग्जांपल लिखना तो आप लिख लीजिएगा इसका, गोल्ड बियरर बॉन्ड हो गया, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो गया, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स हो गया, बट वी डोंट नीड। आपको जो मेन याद रखना है, मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक तो है स्टॉक, एक है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट और एक है एग्रो लैंड इन रूरल एरिया। ये आपको 3 चीज़ याद रखना है। ये जो 3 चीज़ है, ये तीनों चीज़ को अगर आप बेचोगे तो आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज़ को अगर आप बेचोगे तो इसका ऊपर जो भी टैक्स है वो कैपिटल गेन हेड पे नहीं आएगा। तो कैपिटल एसेट का मतलब कोई भी चीज़ जो एसएससी का है लेकिन उसमें ये 3 चीज़ नहीं आता, और उसमें अगर ज्वेलरी है तो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच वाला थोड़ा ख़तरनाक है कि अगर कोई भी पर्सनल है, मूवेबल है तो वो नहीं आता है, लेकिन ज्वेलरी आता है, उसका एक एक्सेप्शन है। रूरल एरिया में एग्रो लैंड नहीं आएगा लेकिन अर्बन एरिया में आ जाएगा। अर्बन एरिया का डेफिनेशन में वो लोग पकड़ा है कि अगर कोई भी म्यूनिसिपैलिटी का ऐसा एरिया पे ज़मीन है जहाँ का पॉपुलेशन, म्यूनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन, एरिया का पॉपुलेशन इज़ मोर दैन 10,000 तो वो डेफिनेशन में कवर करेगा, ठीक है। तो ये अपने कैपिटल एसेट का डेफिनेशन, ट्रांसफ़र का डेफिनेशन देखें। अब आता है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन सिंपल है बेटा, आप ध्यान से एकदम सिंपल लाइन में समझो। अगर मैंने 19-20 में बेचा है, 19-20 में मुझे प्रॉफिट और गेन हुआ है तो 19-20 पे ही मुझे टैक्स देना होगा। तो ध्यान रखना, टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच ट्रांसफ़र टू प्लेस, ठीक है। जिस साल आपका ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र मतलब मैंने बताया था ओनरशिप चेंज होना, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी का ओनरशिप चेंज हो गया तो मतलब ट्रांसफ़र हो गया, चाहे वो सेल्स से हो, चाहे रेलिंक्विशमेंट से हो, चाहे एक्सटिंग्विशमेंट से हो, छीन लेना, अपने आप दे देना, सरेंडर कर देना, बेचना, कुछ भी करने से ओनरशिप चेंज हुआ मतलब उस पर वो एक तरीके से ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन उसमें गिफ्ट इनहेरिटेंस इंक्लूड नहीं होता, एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो ये कैपिटल गेन का डेफिनेशन हुआ कंप्लीट तौर पे। अब तुम बोलेगा भैया इससे क्वेश्चन बेटा ये आता है कि कई बार एग्जांपल दे देता है और बोलता है कि बताओ ये कैपिटल एसेट है कि नहीं। तो लेट अस डिस्कस। आप नीचे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको देखने के पहले वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार वापस से डेफिनेशन को पूरा मन में रिकैप करोगे और फिर उसके बाद नीचे वाला देखना स्टार्ट करना। जैसे मैंने दिया है, ध्यान से देखो। हाउस फॉर ओन रेसिडेंस, पहला बात तो हाउस फॉर ओन रेसिडेंस पर्सनल तो है लेकिन मूवेबल नहीं है, इसलिए कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में आ जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, पर्सनल बट नॉट मूवेबल सो कैपिटल एसेट, इसलिए वो कैपिटल एसेट है। क्वेश्चन में पूछेगा, कई बार आ जाता है कि बताओ ये कैपिटल एसेट है कि नहीं। दूसरा स्टॉक इन ट्रेड, तो अपने पढ़े थे ना स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, तो नॉट कैपिटल एसेट। मोटर कार यूज़ फॉर बिजनेस, मोटर कार यूज़ फॉर बिजनेस, तो तुम बोलेगा भैया मोटर कार तो मूवेबल है लेकिन पर्सनल यूज़ पे नहीं आ रहा। अगर पर्सनल यूज़ पे होता
तो फिर अपने नहीं पकड़ते, लेकिन ये क्या यूज़ के लिए है, बिजनेस, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया मूवेबल बट नॉट फॉर पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, इसलिए ये कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में आएगा। और अगर कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में आ रहा है मतलब आप इसको बेचोगे तो आपको इसके ऊपर टैक्स सरकार को देना पड़ेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज़, अब देखो मूवेबल भी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मूवेबल भी है, पर्सनल यूज़ पे भी है, तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में नहीं आएगा, नॉट कैपिटल एसेट। ऑर्नामेंट्स, पर्सनल, मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला था, ज्वेलरी एक्सक्लूड है, ज्वेलरी के ऊपर एक्सेप्शन है, तो इसीलिए ऑर्नामेंट, क्योंकि एक्सेप्शन है, अलग से बोला गया है कि भले ही मूवेबल हो, पर्सनल हो, लेकिन फिर भी कैपिटल एसेट होगा, सो कैपिटल एसेट, ठीक है। फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़, फर्नीचर बेटा मूवेबल भी है, ठीक है, मूवेबल भी है, और क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए भी बोला है, देयरफॉर नॉट कैपिटल एसेट। मशीन इमूवेबल और कुछ बोला भी नहीं है, तो कैपिटल एसेट में आ जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, मैंने बोला था रूरल एरिया में है तो नहीं होगा। अब तुम बोलेगा भैया इंडिया बोला ना, रूरल बोला ना, अर्बन, तो अपने यही मान के चलेंगे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, जिसका मतलब हो गया कि वो अर्बन एरिया में है, तो इसलिए वो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में आ जाएगा। तो अज्यूमिंग दैट कंडीशंस satisfied, therefore capital asset, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में है तब, तो बेटा अगर रूरल एरिया में है तो मैंने आपको आगे ही बोल दिया कि वो एक्सेप्शन में है, कैपिटल एसेट नहीं होगा, नॉट कैपिटल एसेट। शेयर ऑफ अ कंपनी, शेयर है भाई, शेयर मैंने आगे ही बोल दिया आपको, शेयर जो है वो एक्सेप्शन में नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा कैपिटल एसेट है। अगर आप डेली लाइफ में जो शेयर खरीदना बेचना करते हो उस पर जो फ़ायदा होता है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी दैट ऑन दैट वी रिक्वायर टू पे टैक्स अंडर कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय डीलर, डीलर इन हाउस प्रॉपर्टी का मतलब एक डीलर है जिसका काम है घर खरीदना बेचना, तो उसके लिए तो वो स्टॉक हो गया, तो फॉर दैट डीलर हाउस इज स्टॉक, वो उसका बिजनेस हो गया, क्योंकि वो उसी का खरीदना बेचना कर रहा है, जिस चीज़ का बार बार आप खरीदना बेचना करोगे वो स्टॉक है, देयरफॉर नॉट कैपिटल एसेट। मैंने बोला था स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है। गुडविल इनटेंजिबल एसेट कैपिटल एसेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान रखिएगा, पहले डेफिनेशन को पूरा गो थ्रू करोगे, उसके बाद इसको अच्छा से देखोगे। अब आ रहे हैं अपने टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस। बेटा कैपिटल एसेट दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अनदर वन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। अब तुम बोलेगा भैया क्या होता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को अगर बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और शॉर्ट टर्म को बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और दोनों के ऊपर में नियम अलग है, टैक्स का रेट अलग है, एग्जेम्पशन अलग है, डिडक्शंस अलग है, तो इसलिए ज़रूरी है टू क्लासीफाई। जब भी कैपिटल एसेट को बेचो तो बहुत ज़रूरी है क्लासीफाई करना कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म का नियम अलग है, शॉर्ट टर्म का नियम अलग है। आपको एग्ज़ाम में भी देखना पड़ेगा ये चीज़ को अच्छा से। तुम बोलेगा भैया कैसे देखेंगे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा से समझना। कोई भी इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स जो कि लिस्टेड है, ठीक है। तुम बोलेगा अगर इक्विटी प्रेफरेंस नहीं हो तो कोई भी सिक्योरिटीज़ पकड़ लो जो कि लिस्टेड है, ठीक है, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस जीरो कूपन बॉन्ड्स। कई सारे बॉन्ड्स होते हैं बेटा जिसको अपने ख़रीदते हैं, जैसे मान लो कि मैंने 100 रुपये वाला कोई बॉन्ड है, उसको मैंने 60 रुपीज़ में ख़रीदा। 100 रुपये वाला बॉन्ड है, मैंने कंपनी से कितने में ख़रीदा, 60 में। कंपनी मुझे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा,
और 5 साल बाद मुझे कंपनी वापस से क्या करेगा, 100 रुपया दे के मेरे से वो बॉन्ड वापस ले लेगा। अभी मैं कंपनी को 60 रुपीज़ दे के बॉन्ड ले लिया हूँ, एंड फॉर दैट बॉन्ड आई एम नॉट रिसीविंग एनी इंटरेस्ट, कंपनी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। और 5 साल बाद मान लो कंपनी मुझे 100 रुपया वापस दे के अपना बॉन्ड ले लेगा। तो मैंने कंपनी को पहले 60 दिया, बाद में कंपनी मुझे 100 दे रहा है, तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ, 40, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू। आई एम नॉट रिसीविंग एनी इंटरेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। या फिर कोई भी यूनिट्स ऑफ यूटीआई पकड़ लो, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। अब तुम बोलेगा क्या, म्यूचुअल फंड में कई तरह का फंड्स होता है, आपको याद होगा। तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन IFSM में पढ़ाया था, तो अभी मैं डिटेल में उसमें मूव नहीं करूँगा क्योंकि चैप्टर से अलग हो जाएंगे। तो इनमें से कुछ भी, ध्यान देना, इनमें से कुछ भी अगर हमने ख़रीदा, इनमें से कुछ भी अगर हमने ख़रीदा और 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म, और 12 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। तो ध्यान रखना, अगर आप 12 महीना या उसके अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, और अगर मोर देन 12 मंथ्स के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। तुम बोलेगा मतलब नहीं समझ में आया भैया, तो एक बार वापस से समझ लो। मान लो कि मैंने इक्विटी शेयर ख़रीदा आज, ठीक है बेटा, आज इक्विटी शेयर ख़रीदा और 12 महीने के अंदर ही बेच दिया, तो मुझे जो भी फ़ायदा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बहुत सिंपल से एक डेफिनेशन बता देता हूँ। आपने 1100 में परचेज़ किया इक्विटी शेयर, ठीक है, और आपने उसको 1700 में ही बेच दिया, 6 महीना हुआ, लेस देन 1 ईयर। तो लेस देन 1 ईयर मतलब लेस देन 1 मंथ्स, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर जो भी फ़ायदा होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नियम उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर 1 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये सब के लिए ये वाला नियम है। तुम बोलेगा भैया आपने तो स्पेसिफाई किया कि इक्विटी के लिए नियम है, सिक्योरिटी लिस्टेड के लिए, ज़ीरो कूपन के लिए, यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड का होता है वो भी एक पार्ट, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए बाकी कुछ और। बेटा अगर कोई भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है या तो लैंड या तो बिल्डिंग, या तो दोनों, लैंड और बिल्डिंग, ठीक है। इन दोनों को अगर हम 24 महीना या उसके अंदर बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, ठीक है, और अगर हम उसको 24 महीने के बाद बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा। तुम बोलेगा मतलब मेरे पास कोई बिल्डिंग है, अगर 24 महीने के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, और 24 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। तो आंसर है यस। फ़ायदा होने से अपने को अकॉर्डिंगली क्लासीफाई